जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन का दूसरा लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के कौन कौन से पद थे उनको पढ़े थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं उन दोनों नियम को। तो चलिए हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और सभी चीजों को डिटेल में समझते चलिए। तो शुरुआत करते हैं दूसरा टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन का नियम। सिंपल परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पिछले क्लास में समझाए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आप देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये जो तीनों था, आपतित किरण जा रही थी, आपतन बिंदु पर टकरा रही थी और फिर टकरा करके जो आप किरण आई तो परावर्तित किरण हो गया। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम कहता है क्या? आपतित किरण, लेकिन ये परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है, दो नियम है। पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर से आप रिवाइज कर पा रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है यदि, तो जाकर उस वीडियो को पहले कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट के देख लीजिए, तो आप लोग को ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम सिंपल इतना है कि आपतन कोण, आपतन कोण जिसको आई से सूचित करते हैं, आई, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसको आर से सूचित करते हैं, ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल टू क्या? कोण आर। ये इस प्रकार से आपतन कोण, परावर्तन कोण का ये मानता है। तो हम लोग ये परावर्तन के नियम, ये दो है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इन दोनों नियमों को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। मतलब यदि कोई समतल दर्पण है और उसकी लंबवत पड़ेगी प्रकाश की किरण, तो उसका परावर्तन कैसा होगा, किस हिसाब से उसका आरेख खींचेंगे। तो नेक्स्ट मेरे साथ हेडिंग लेके चलना है। नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक है पहले चैप्टर का, समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण। यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है तो उसका परावर्तन किस प्रकार से होगा, इस हिसाब से हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले एक समतल दर्पण को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक समतल दर्पण मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है, ठीक है। और समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़, लंबवत मतलब उसके अभिलंब पर, ठीक है। बीच में क्या होता है? अभिलंब। इधर आपतन कोण, परावर्तन कोण, बीच में ये अभिलंब होता है। तो इस दर्पण पे यदि प्रकाश किरण कोई आएगी, ये जो किरण आ रही है ये आपतित किरण होता है, आपतित किरण। अब आपतित किरण क्या होगा? दर्पण पे जाएगा, टकराएगा और सीधे घूम करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है।
तो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। जिस पथ से आपतित किरण जाएगा उसी पथ से फिर वापस लौट करके आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसका मान दोनों का मान शून्य होता है, बिकॉज यहाँ पर अभिलंब के बीच में और आपतित किरण के बीच में कोई कोण ही नहीं बन रहा है, कोई कोण ही क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो लंबवत पड़ती है जब प्रकाश किरण तो उसी पथ से क्या होती है, वापस लौट आती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है, ऐसे देख सकते हैं। इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दोनों का मान कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की कंडीशन में इस प्रकार की चीजें होती है कि जिस पथ से जाता है प्रकाश किरण फिर उसी पथ से क्या होता है, वापस लौट करके चला आता है। तो ये समतल दर्पण का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या, हम यदि खुद को आईने में देखते हैं तो हमें कुछ दिखता है, अपना फोटो दिखता है, अपना जिस प्रकार से है शकल दिखता है ना, तो वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रतिबिंब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग हम लोग देते हैं कि प्रतिबिंब क्या होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब इसे कहते हैं इंग्लिश में इमेज। अब प्रतिबिंब को डिफाइन करने के लिए हमें क्या होगा, हमें समझना होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, तो किस प्रकार से होते हैं। देखिए, यदि कोई प्रकाश स्रोत किसी बिंदु से आते हुए आ रही है, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक होगी कि वास्तव में कहीं पे मिलेगी, दूसरा होता है मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो यदि वास्तव में जहां पे मिलेगी और मिलती हुई प्रतीत होगी, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा प्रतिबिंब का कॉम्बिनेशन है और दोनों को मिलाकर के प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जो कि इस प्रतिबिंब के प्रकार हैं उनकी बात करें तो जो वहां वास्तव में मिल रही है ना वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, लेकिन जो मिलती हुई प्रतीत हो रही है वो क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रतिबिंब को डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक एक करके इसके प्रकार क्या आते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या तो किसी बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, और यही घटना, ये जो प्रक्रिया है यही प्रतिबिंब कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं, दोनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग देना है प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। There are two types of image. प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं,
नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। अब इन दोनों में सबसे पहला हम लोग रीडिंग देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल इमेज। समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है। तो देखिए, यदि कोई भी प्रकाश स्रोत किसी बिंदु से आ रही है, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद आके जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी ना, दर्पण से जाकर टकरा के आके जिस बिंदु पर मिलेगी, इसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसका डायग्राम हम लोग आगे देखेंगे। पहले हमें वास्तविक प्रतिबिंब को डिफाइन कर लेना है, ठीक है, बिकॉज हमें इस सारी चीजों को डिटेल में लेके चलेंगे। तो आप लोग को पूरा वीडियोस देखिएगा, आगे आने वाले वीडियो देखिएगा, इसको देखिएगा, तो इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पूरा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में जहां पे जाकर मिलेगी वो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम ये समझा सकते हैं। अब ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है, ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होती है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं एक पॉइंट और इसमें, ये वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब से क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, एट लास्ट हमारा बचा हुआ है जिसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। इसको समझते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत
होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये मिलते हुए प्रतीत होगी उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये हमेशा क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, ठीक है। ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो ये पूरा आप लोग का टॉपिक है, जिसपे ये कवर किया हम पूरा, ये परावर्तन के दोनों नियम, साथ में समतल दर्पण पर लंबवत पड़ेगी तो उसका परावर्तन कैसे होगा, तो फिर उसी पद से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। जब उसी पद से वापस लौट जाएगा तो यहाँ पे कोई आपतन कोण परावर्तन कोण बनी नहीं रहे, तो दोनों का मान शून्य होगा, इसको याद रखना है। प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब क्या बताया है हम लोग को, यदि कोई बिंदु सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है तो या तो किसी बिंदु पर मिलेगी या मिलते ही प्रतीत होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दो प्रकार का हो गया, एक क्या इससे वास्तव में मिल रहा है, वास्तव में मिलती है, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब, इसमें क्या हो मिलती हुई प्रतीत होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था इन 4-5 टॉपिक्स का, ठीक है। आप एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए हो गया, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, चलिए इसको समझते हैं। स्फेरिकल मिरर को ध्यान समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आपको एक खोखला गोला इमेजिन करना होगा। खोखला गोला जैसे बॉल हो गया, उसका आंतरिक जो भाग होना चाहिए वो खोखला होना चाहिए, वो बिल्कुल उसमें खाली स्थान होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार का हमें इमेजिनेशन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं और डिटेल में समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरुआत हो जाएगी। आप लोगों को दो प्रकार के जो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, उसकी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए रेडी करते हैं हम लोग पहले क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को समझते हैं। तो गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं, जो क्या होना चाहिए, जिस किसी गोले का, ठीक है, जिसका आंतरिक सतह क्या होना चाहिए, बोल सकते हैं कि खाली होना चाहिए, ठीक है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है। अब हम किस डायग्राम की बात कर रहे हैं वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको एक गोल बनाना है आकृति, ठीक है। ये कांच की तो बनी होती है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बिल्कुल केंद्र से होकर एक रेखा गुजरते हैं, ठीक है। इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या फिर इसका एक और नाम है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। आपको इसको याद करने के लिए कैसे याद सकते हैं, एक मुख्यमंत्री है और दूसरा प्रधानमंत्री है, दोनों एक ही है, इसी प्रकार से। तो ये क्या हो गया, ये केंद्र हो गया इसका। अब क्या करेंगे, इस वाले सतह को, ठीक है, इस प्रकार से कलई करते हैं, इसको इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो बीच वाला केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ बन रहा है। इस केंद्र का जो नाम है, इसका नाम है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र नाम है, ठीक है। ये जो बीच में जो मिले हैं बिंदु, इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं इसे, इसका नाम है ध्रुव। और ध्रुव का काम क्या है, ये किसी भी मतलब दर्पण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, ठीक है। ये ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये जो यहाँ से दिख रही है ना कि इस गोले की इस त्रिज्या, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को एक पहुंचेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। पहले ये जिसको पी से करते हैं, ये
यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको एफ कहते हैं, ये वक्रता त्रिज्या आर हो गई। तो इस प्रकार से ये गोलीय दर्पण हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो को दर्पण बन रहा है, एक में क्या हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से ये कट रहा है, ठीक है। इसको यदि हम बीच से काटेंगे यहाँ से, तो इस प्रकार की एक आकृति बनेगी। बीच वाला तो हो गया मुख्य अक्ष वाला लाइन, तो ये एक दर्पण बन गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और दूसरा एक यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर था, ठीक है। और दूसरा क्या है, इस दर्पण के बाहर इस प्रकार से लाइनें खींची गई है, ठीक है। ये दर्पण के देख सकते हैं कि आंतरिक भाग में है, ये क्या है इसके बाहर है। तो यहाँ भी ये हो गया पी कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये जो दर्पण बना है, ये दर्पण, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के दर्पण बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये परावर्तक सतह के अंदर की तरफ ये कलई की गई है, ये जो चिन्ह दिखाए हैं कलई मतलब उसको रचित करना, पेंट करना, ठीक है। ये अंदर की तरफ जो कलई की गई है, ये कलई किया गया, क्या है ये कलई, ठीक है, कलई। तो अंदर की तरफ यदि कलई होगी तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये बाहर की तरफ कलई होगी तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे इसे, अवतल दर्पण इसे कहेंगे, ठीक है। ये दो प्रकार का दर्पण हो गया, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये दोनों मिल चुका है, लेकिन इसमें कुछ पद आए हैं, ठीक है। तो इन पद को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कैसे, क्या ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। इन चारों पद को क्या कर लेंगे हम लोग, एक एक करके डिफाइन कर लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के आरेख पर। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको बोलने का मतलब ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव मतलब पोल, ध्रुव पोल, ये क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु पे, जो मध्य बिंदु है इसे ध्रुव कहते हैं ना, या फिर किसी भी दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, सब इसको इसके मध्य बिंदु को, जो ये मध्य बिंदु है, बीच में बिंदु है, इसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिखना है, इसको डिफाइन करना है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए पी से सूचित किया है ना, इसे पी से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये ध्रुव हो गया। दूसरा आते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए वक्रता केंद्र को समझने के लिए सिंपल, ये जो गोला बना है ना, इस गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण में जो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो एक गोला दर्पण बना होगा, जरूर उसका कोई केंद्र होगा, और इसी केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बीच में ये दिखाया गया आर, वक्रता केंद्र हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट टाइम पढ़ना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या देखिए सिंपल, गोले दर्पण जिस गोले का बना होता है इसकी त्रिज्या को, ये जो त्रिज्या है ना, इसी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर लिख के आपको दिखाएंगे, ये वक्रता त्रिज्या। तो जिस गोले का ये बना है इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसे R से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे R से सूचित किया गया है, ठीक है। और यही है वक्रता त्रिज्या। अब नेक्स्ट लास्ट में पढ़ रहे हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, सिंपल मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष यही जो अक्ष है क्या कर रही है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या क्या कर रही है, मिला रही है। वक्रता केंद्र को क्या कर रही है, मिला रही है। इन दोनों को जो मिला रही है रेखा, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इस हिसाब से देख सकते हैं आपको, ठीक है। जितने भी गोलीय दर्पण की ये पूरा कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ हम पूरे इसमें जितने ये टर्म्स है, जितने पद थे, उन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आराम से वीडियो करके इसको आप अच्छा से कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपको ये सामने है। ध्रुव क्या होती है, ध्रुव यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ये जो मध्य बिंदु है ना, इसे हम ध्रुव कहते हैं। दूसरा वक्रता केंद्र क्या होती है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या सिंपल गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लास्ट मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, सिंपल आप देखिए क्या, कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो बस